हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज हम डीडीए जेईई के नॉन टेक में रीजनिंग का प्रैक्टिस करने वाले हैं और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और हम उन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एसएससी जेईई भी आपकी रीजनिंग आएगी तो उसके लिए भी ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिस भी एग्जाम में आपका रीजनिंग आने वाली है सभी के लिए ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात मैंने देखी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको कभी छोड़ना नहीं है। नेवर गिव अप मतलब आप समझते हैं फेल का मतलब आप समझते हैं फेल मतलब क्या होता है। फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए जेईई एसएससी जेईई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका 1 साल हो गया, अगर आपको 1 साल सफलता नहीं मिली है तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपने 1 साल में क्या किया, आपकी गलतियाँ कहाँ पर थीं, उन गलतियों से आपको सीखना है। भाई अभी जिसने एक बार एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो पहले से हार मान ले तो हार नहीं मानेगा क्योंकि अभी उसका पहले है। लेकिन अगर इसने 1-2 बार एग्ज़ाम दे दिया है और वो हार मान ले तो गलत बात है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है कि किस लेवल का पेपर बनने वाला है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आपको उनसे सीख कर ही फिर से अगला कदम रखना है। फिर अगली लाइन है, एंड इज़ नॉट द एंड। समाप्त होने का मतलब समाप्त ही नहीं होता, उसका मतलब होता है इफ़र्ट नेवर डाइज। आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ इफ़र्ट ज़रूर लगाया होगा। अगर वो आपका इफ़र्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि हमने किस में कितनी मेहनत की है और किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ा है, किस तरीके से हमने अपनी तैयारी की है, तो आपका इफ़र्ट आपको पता है। तो वो इफ़र्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लगा सकते हैं कि मैंने पिछले साल ऐसे किया था, इस बार मुझे इस तरीके से करना है और जो है इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगर इफ़ यू गेट नो एज एन आंसर, अगर आपने उत्तर में नो आंसर दिया, उसका मतलब नो का मतलब नो नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब जो अगला अवसर है आपका इंतज़ार में है। तो बस हमको करना क्या है, हम अपने अपने माइंड सेट को चेंज करना है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। हमको अपने नज़रिए को चेंज करना है। हमको ये नहीं समझना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमको विधिवत ढंग से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। किसी भी तरीके अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम अदनान खान, इंस्टा आईडी अदनान खान 98-5 पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आता है इसलिए मैं अपनी आईडी बता रहा हूँ। आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। अगर मेरे लायक होगी मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलो बढ़ते हैं आज की क्लास में, देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, बता देता हूँ, रैंकिंग क्वेश्चन है। इसको तरीका करना है, इसमें निकालना क्या है, यदि आप किसी कतार में दोनों तरफ से 13वें स्थान पर है तो उस कतार में कितने लोग खड़े हैं। मतलब इस क्वेश्चन इस तरीके से है, कोई एक लाइन है, इधर से आपका थ्रस्ट समझिए आपका लेफ्ट है, इधर से आपका भी 13 स्थान है, ये आपका राइट है, राइट से भी आपका 13 स्थान है, दोनों साइडों से। उस कतार में कितने लोग खड़े हैं, तो टोटल होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये होता है आपका फार्मूला। तो 13 + 13 माइनस का 1 कर दूँ तो 26 माइनस से कितना हो जाएगा आपका 25। तो उस लाइन में टोटल कितने लोग खड़े हैं 25। ये माइनस से क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन, इस क्वेश्चन में होता क्या है कि एक ही व्यक्ति की पोजीशन कितनी बार आ जाती है, 2 बार आ जाती है। यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी पोजीशन 2 बार आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इसका फिगर कौन सा बनेगा। देखो मिरर इमेज वैसे तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर एक और तरीका अपनाते हैं तो और भी आसान हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर मिरर लगा हुआ है तो सबसे पहले चीज़ है जो इसके पास में है वो मिरर के पास ही बनेगी। तो सर देखो सब में 4 आ रहा है तो भैया सब हो सकता है, लेकिन ये आपका जो 9 लिखा हुआ है इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी चेंज होकर के इस तरीके से। ओके, ये किसमें बना है, इसमें नहीं बना, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 9 का 9 ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो अब बचा ऑप्शन आपके पास 3, उसका 2 है, 2 आपका ऐसे लिखा है, लेकिन मिरर के जब उधर जाएगा उस साइड जाएगा तो आपका 2 ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो किस के लिए आकृति में है, तो देखो सेम ऐसे दे दिया 2 सब में, तो ये नहीं होगा तीनों। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पर एक तरीका अपनाने से क्या कहते हैं, आंसर को जो ऑप्शन होता है ऑप्शन को एनालाइज करना, कि ऑप्शन को चेंज करना, कि किस तरीके से ऑप्शन को एनालाइज करके हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है, अगला क्वेश्चन है कि
दिए गए शब्दों को छोटे से बड़े तार के क्रम में बताना है। जैसे इसमें कुछ अवस्था दी है, जैसे कि किशोरावस्था, शिशु अवस्था, नवजात अवस्था, वयस्क की अवस्था, बच्चे की अवस्था। इसको एक क्रम में लगाना है। तो क्या क्रम होता है आपको ये बताना है। सबसे पहले चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, हम लोग कहते हैं भैया नवजात शिशु है, तो सबसे पहले आता है नवजात। क्या आता है? नवजात। ठीक है, जब उससे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, उससे हल्की बड़ी शिशु अवस्था होती है। नवजात के बाद शिशु, शिशु के बाद फिर क्या आता होता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया उस ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ। फिर आपकी होती है बच्चा अवस्था। बच्चे के बाद इंसान किशोर होता है, तो किशोरावस्था आ जाती है। किशोर के बाद कौन सी आती है? वयस्क वाली अवस्था, तो इंसान वयस्क हो जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को रख दिया है। तो नवजात कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। शिशु कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। बच्चा कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। किशोरावस्था कौन नंबर पे? 1 पे है। और आपका वयस्क कौन से है? 4 पे है। तो ऑप्शन बन गया 3 2 5 1 4। 3 2 5 1 4 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है भाई? भैया पहला ही ऑप्शन आपका है। पहला ही ऑप्शन में आपका 3 2 5 1 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको इनको कहीं पे नोट कर लेना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन कभी कभी होता है, यही क्वेश्चन सेम सेम आ जाता है, तो इसको अगर आप नोट करके रखे रहेंगे तो आपके किसी एग्जाम में आने के लिए आपको करने के लिए आसानी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना आसान होता है, बस चीज़ों को समझना होता है आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि पहले इसने दिया हुआ है 71 मल्टीप्लाई 39 डिवाइड बाई 13 बराबर दिया है 74। तो अब देखो 71 को 39 से गुणा करोगे और 13 से भाग करोगे, तो देख लो इतना तो आंसर नहीं आने वाला है। इसके मतलब इसने कुछ ना कुछ चीज़ों को फेरबदल किया है। तो क्या किया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसने तो 13 को इससे भाग दिया है। ठीक है, भाग दिया तो 13 तिया 39, तो 71 गुणे 13 तिया यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये देखो 71 और 3 को गुणा करने पे 74 तो आने वाला नहीं है, किसी भी हाल में नहीं आएगा। लेकिन एक तरीका है, अगर हम लोग इस गुणे के निशान को रिप्लेस कर दें प्लस से, तो हो जाएगा 71 प्लस का कितना 3 बराबर कितना आ जाएगा 74। तो हमने तो ये तरीका इसमें अपना लिया। लेकिन अगला जो दिया है 41 गुणे 25 भागे 5 का, इसमें भी यही तरीका हो सकता है। देख लेते हैं 41 गुणा 25 भागे 5, तो 5 का भाग करो कितना हो जाएगा 5 बार जाएगा, तो 41 गुणे कितना है 5। 41 को तो 5 से गुणा करेंगे तो 46 नहीं आएगा, लेकिन 41 में अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो देख लो जी, हाँ यहाँ पे भी 46 आपका आ रहा है, मतलब यही तरीका हुआ है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे दोनों तरीका दोनों वाले में इसने दिया था इस तरीके हो गया है, तो उसी का हम लोग करेंगे 29 गुणे 49 भागे 7। तो 7 कैसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा, 7 सत्ता 49। तो 29 को 7 से गुणा करने के बजाय 29 और 7 को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 7 16 2 1 3, तो 36, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 आपका जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं इसमें क्या किया कि यहाँ पे जो भाग है, भाग को तो उसने किया ही किया, बट उसने क्या किया, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये दोनों तरीके से फॉलो हो रहा है। और भी तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप बना पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 13 को भाग किया, 13 3 39 3 आ गया यहाँ पे, 71 और 3 को हमने जोड़ दिया 74 आ गया, नहीं आ गया, आ गया। सेम ऐसे इसमें किया, ये पैटर्न फॉलो करके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त पद आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे या हमारे दोस्त हमारे भाई मैसेज करते हैं कि भाई ये कैसे क्वेश्चन होता है, ये बनता ही क्यों नहीं है। देखो इन क्वेश्चनों के पैटर्न को आपको पकड़ना है। ठीक है, अब पैटर्न कैसे पकड़ेंगे, नंबर आप क्वेश्चन की जब ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तभी पैटर्न को पकड़ पाएंगे। जैसे देखो सबसे पहला पैटर्न तो हो सकता है, मान लो 51 11 को हो सकता है जोड़ लिया हो, 51 11 को जोड़ लिया हो तो 61 आ रहा हो। देखो क्या इतना आ रहा, नहीं आ रहा, 1 1 2 5 1 6 62 आ रहा है। मतलब इस तरीके से हमारा पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। अब क्या पैटर्न लगाओगे, अब इस तरह देख लो, एक बार रो में देख, अब कॉलम में देख लो। कॉलम में देखोगे 51 प्लस 64 को जोड़ो, 4 1 5 6 5 11 115 आ रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। तो मतलब हमको इसी तरीके से क्या होता है पैटर्न को देखना पड़ता है। जब आप क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये किस तरीके से फॉलो हो रहा है। हो सकता है कभी 51 61 को जोड़ो, भाग करो, बीच वाली संख्या आ जाए। तो नंबर आप क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे तरीके से आपका लगेगा।
अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पैटर्न किस पे फॉलो हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया है, 51 है, और यहाँ पे क्या है 61 है। बिजली संख्या 11 आई है। कैसे आई है देखो, इसने क्या किया, 5 को 1 से गुणा किया है, 5 गुणे 1 कर दिया, और 6 को 1 से गुणा किया, 6 गुणे 1 कर दिया। तो 5 का नम 5 और 6 का नम 6, 6 5 कितना होगा 11। मतलब दोनों संख्याएं, इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या है, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और उनको फिर जोड़ देना है। जैसे कि 64 है और क्या है 32 है, तो 64 को जोड़ोगे 6 को 24 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 30 आ गया। तो सेम ऐसे ही 35 है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 43 है, तो 35 गुणा कितना होगा, 5 3 15 और 4 3 12, 15 12 कितना होगा 27। तो बीच में कितना आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 27 आएगा। कैसे आएगा देखो भैया, देख ही लिया। ऑप्शन नंबर कौन से आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस पैटर्न को आप लोग कहीं अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने है तो ये पैटर्न आप लगा सकते, ये पैटर्न आप लगा करके चेक कर सकते हो कि हाँ वो क्वेश्चन इस पैटर्न में बन रहा है कि नहीं बन रहा। मतलब आपको पैटर्न को याद करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तरीके क्वेश्चन को करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन इस पर रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। सॉरी भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया है, तो इन क्वेश्चनों को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है ट्रीना जो आपके ट्रीना है, देव से पहले लेकिन लोकी के बाद। देखो कार्यालय इनको पहुंचना है और उनके पहुंचने का क्रम दिया है कि जो आपकी ट्रीना है, ट्रीना को हम लोग क्या कहते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो आपकी ट्रीना है, ठीक है, ये आपकी क्या है ट्रीना, TR से ले लेते हैं ट्रीना। देव से पहले लेकिन लोकी के बाद, मतलब ये देव को हम लोग डी से, देव से पहले कार्यालय, ये आपका क्या है कार्यालय, इनके ये कार्यालय के पहुँचने का क्रम है। ट्रीना देव से पहले लेकिन लोकी के बाद, मतलब लोकी जो है लेकी को YLO से, ठीक है। तो ये जो है इनके कार्यालय पहुंचने का क्रम है कि ट्रीना देव से पहले पहुंच जाती है लेकिन लोकी के बाद पहुंचती है। अगला लिखा है कि वीर को हम लोग क्या करते हैं, वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वीर जो है ट्रीना से पहले, मतलब ये जो है ट्रीना से ही पहले पहुंच जाता है, वीर जो है ट्रीना से ही पहले पहुंच जाता है, लेकिन किरण के बाद कार्यालय पहुंचता है, मतलब किरण इसमें पहले पहुंच रही हैं। तो आपके पास दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशन बन के आई, कि पहले से बनी कि लोकी ट्रीना से, इस वाले इक्वेशन बना कि लोकी जो है ट्रीना और देव से पहले पहुंच रहा है, इसमें बना किरण जो है आपकी वीर और ट्रीना से पहले पहुंच रहा है। इन दोनों इक्वेशन को आपने समझ लिया कैसे बनी। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है कि लोकी वीर के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है। अब समय आ गया है कि इन दोनों इक्वेशन को समेशन करना। कैसे, इस वाले इक्वेशन से देखो, इस वाले कथन से देखो। कथन कह रहा है कि लोकी वीर के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है। तो अब देखो यहाँ पे, मतलब लोकी जो है वीर के ठीक बाद, मतलब वीर क्या होगा पहले पहुंच रहा होगा, वीर क्या है पहले पहुंच रहा है। क्वेश्चन ही देख लो, अब कथन ही देख लो। कथन यहाँ पे देखो कह रहा है कि लोकी वीर के ठीक बाद, तो वीर के ठीक बाद मतलब क्या होगा कि वीर सबसे पहले पहुंच रहा होगा, और उसके बाद कौन पहुंचेगा, लोकी पूछेगा, लोकी पहुंचेगा। अब देखो इतना आ गया, वीर ग्रेटर देन लोकी, मतलब वीर जो है पहले पहुंच रहा है। अब बाकी जो इक्वेशन यहाँ वाली है कि लोकी ट्रीना और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देव, वीर आ गया, लोकी आ गया, ट्रीना आ गया, देव आ गया, बची कौन किरण। तो किरण जो है यहाँ वीर से पहले थी, तो यहाँ भी वीर से पहले ही पहुँचेंगी। तो इस इक्वेशन को हमने दोनों को समराइज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो दो कथन दिया गया था, दो कथनों से हमने इसको बना लिया कि लोकी जो है आपका है ट्रीना और देव से पहले पहुंच रहा है, और यहाँ पे किरण जो है वीर और आपका ट्रीना से पहले पहुंच रहा है। फिर अगले वाले इक्वेशन में कहा कि लोकी वीर के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है, मतलब जो लोकी आपका है वीर के ठीक बाद पहुंचता है, मतलब वीर पहले पहुंच रहा है, फिर लोकी पहुंच रहा है, फिर बाकी यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से आ गया कि ट्रीना और देव से लोकी के बाद ही पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वाले से भी पता चल रहा था कि किरण जो है वो वीर और ट्रीना से पहले, तो यहाँ पे किरण आ ही आएंगी, तो किरण सबसे पहले आगे आ गई। क्वेश्चन अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है अंत में कार्यालय कौन पहुँचता है, तो अंत में कौन बचा है, देव बचा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कि बी ऑप्शन में आपका देव है, देव आपका जो सबसे लास्ट में पहुंचता है। अगर पूछता कि पहले कौन पहुंचता है, तो पहले आपका किरण पहुंचती है, ये ऑप्शन हो जाता किरण डी वाला। लेकिन पूछा क्या है, अंत में कार्यालय कौन पहुंचता है, तो अंत में पहुंचता है आपका देव। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, कह रहा है एक्स, एक एक्स है। देखो ब्लड रिलेशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मेल होगा, जो आपका मेल बंदा होगा, मेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखो पहला कह रहा है एक्स वाई की बहन है। एक्स जो है किसकी बहन है, वाई की बहन है। अगर एक्स वाई की बहन है, एक्स अगर वाई की बहन है तो एक्स अगर वाई की बहन है तो एक्स जो हो जाएगा फीमेल में आ जाएगा, वहाँ हमने माइनस लगा दिया। वाई की बहन है, वाई के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। वाई आपका हो सकता है भाई हो सकता है, या वाई आपका लड़का भी हो सकता है, आपका लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक्स जेड की पत्नी है। अब एक्स और जेड सेम जनरेशन होगा, जनरेशन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक्स जेड की पत्नी है तो इनका जनरेशन क्या सेम होगा। अगर इनकी पत्नी है तो जाहिर सी बात है ये मेल बंदे होंगे और ये आपके क्या होंगे, इनके पुरुष होंगे। ठीक, अब देखो अगला पढ़ो। वाई एम की दूसरी बेटी है, मतलब वाई जो है किसकी बेटी है, एम की बेटी है। तो एम जो है एक जनरेशन ऊपर जाएगा। एम जो है, आप लोग इससे कन्फ्यूज मत होइएगा इस वाले से। ठीक है, यहाँ देखो एम जो है, वाई जो है एम की दूसरी बेटी है। अब यहाँ पे वाई का जेंडर पता चल गया कि वाई जो है माइनस में होगा, क्योंकि बेटी है तो एम की दूसरी बेटी है। लेकिन एम के बारे में कोई जेंडर नहीं पता कि ये पिता है कि माता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमसे कोई जेंडर लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वाई, क्वेश्चन जो यहाँ पुटअप किया गया, पूछा गया वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई जेड की क्या है। अच्छा ही बताओ, ये जेड इनके क्या हो गए, जेड इनके क्या हो गए, पति हो गए। ठीक है, तो पति जो होता है मतलब जो आप हस्बैंड है, उसकी वाइफ मतलब उसकी पत्नी की बहन क्या होगी, साली ही तो होगी। तो वाई क्या हो जाएगा, साली हो जाएगा। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा, साली। ऑप्शन नंबर 2 में साली हो जाएगा। मतलब जो आपकी पत्नी है, पत्नी की वाइफ, पत्नी जो आपकी पत्नी वाइफ है, उनकी बहन आपकी क्या लगती हैं, साली ही तो लगेंगी। अगर भाई होगा तो क्या सारा लगेगा। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है, तो देखो वहाँ पे जेंडर ही मालूम पड़ गया है। तो वाई क्या फीमेल होता है तो साली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शायद ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। ये भी आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपको देखना है। यह भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखो इस तरीके का क्वेश्चन अब बनने लगा, इस तरीके के क्वेश्चन अब फ्रेम होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति की ओर, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। मान लीजिए ये आपके आदित्य जी हैं। ठीक है, आदित्य को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे आपके वृद्ध व्यक्ति हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा वृद्ध व्यक्ति कहाँ पे हैं। अभी मान लेते हैं सेम जनरेशन में है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, वृद्ध व्यक्ति को हमने लग दिया ओ एम से, ओल्ड मैन से। अब ये कह रहे हैं, आदित्य ने कहा कि वह मेरी दादी की। अब बताओ आदित्य के दादी, तो आदित्य की दादी, तो आदित्य के एक जनरेशन अगर ऊपर जाएंगे तो इनके कौन से होंगे, यहाँ पे माता पिता होंगे, फादर होंगे, या तो क्या होंगे, मदर होंगे यहाँ पे। लेकिन इनके दादा दादी के जाने के लिए एक जनरेशन और ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे होंगे इनकी ग्रैंड फादर होंगी, ग्रैंड मदर होंगी। लेकिन यहाँ पे क्लियरली कंफर्म कर दिया गया है कि वह मेरी दादी, तो यहाँ पे कौन होगी, अब ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में आपकी जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेकंड जनरेशन में आपकी ग्रैंड मदर आ गई। तो अब ग्रैंड मदर की पुत्रवधू। अब पुत्रवधू कौन होता है भैया, पुत्रवधू मतलब क्या हो गया कि इनके जो बेटे होंगे, इनके बेटे के जो पत्नी होंगी, मतलब इनकी दादी के जो उनका बेटा होगा, उनकी पत्नी होंगी, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पुत्र की वधू कहते हैं। ठीक है, पुत्र वधू कहते हैं। अब पुत्र वधु के पति, अब पुत्र वधु के पति हैं, पुत्र वधु का क्या है, पति हैं। अब जो पुत्र वधु के पति होंगे वही तो ग्रैंड मदर के पुत्र होंगे, क्योंकि पुत्र के जो
जो पुत्र की पत्नी होती है उसी को हम लोग कहते हैं पुत्रवधू। तो पुत्रवधू का पति कौन, ग्रैंड मदर का पुत्र होगा। और ग्रैंड मदर का जो पुत्र होगा आदित्य के, वही क्या होंगे, फादर और मदर होंगे। तो वृद्ध व्यक्ति यहाँ पे आएगा, जो वृद्ध व्यक्ति हमने यहाँ पे ले लिया था, तो जो इशारा कर रहा है वृद्ध व्यक्ति, तो यहाँ पे आपका ओल्ड मैन यहाँ पे है। तो ओल्ड मैन कौन है, या तो माता होगा या तो पिता होगा, लेकिन कह रहा है कि पति, पति मतलब क्या होगा, फादर हो जाएगा। तो ओल्ड मैन जो होंगे वो आदित्य के क्या होंगे, पिता होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो आंसर। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं समझ में एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति था, फिर से पूरा मिटा के बता देते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल सेम कहा है। यहाँ मान लीजिए आपके आदित्य हैं, ठीक है। आदित्य ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया कि वह मेरे दादी की, मतलब दादी मतलब यहाँ पे फादर और मदर, इसके ऊपर एक जनरेशन में क्या हो जाएगा, दादी हो जाएंगी। दादी की पुत्रवधू, अब दादी के पुत्रवधू, दादी के जो पुत्रवधू हैं, इनका पति, अब देखो पुत्रवधू जो पति होगा, पति क्या, दादी का पुत्र हो जाएगा। और वृद्ध व्यक्ति कौन है, वही आपकी जो पति की ओर इशारा कर रहे हैं, ओल्ड मैन आदित्य। तो अब ओल्ड मैन का इनका संबंध क्या हो जाएगा, मतलब इनके तो पति होंगे पुत्रवधू के, दादी के पुत्र होंगे, आदित्य के क्या होंगे, आदित्य के पिता होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही क्वेश्चन आसान, कुछ नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं मतलब क्या होता है कि एक ऐसे चक्र होता है, यहाँ पे आपका नॉर्थ होता है और यहाँ पे आपका साउथ होता है, यहाँ पे आपका ईस्ट है, यहाँ पे आपका क्या है, वेस्ट है। ये ध्यान रखना है। कह रहा है घर ई घर डी के उत्तर में है, मतलब जो आपका यहाँ पे घर डी है, घर डी के उत्तर में, तो उत्तर में कौन हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। तो अब घर डी के उत्तर में कौन है, घर ई यहाँ पे है जो घर डी के उत्तर में है। आगे कह रहा है जो घर सी के पूरब में है, ये जो शब्द जो आया है वो अपने से पहले के लिए आता है, ठीक, डी के लिए आया है। लेकिन कह रहा है कि जो घर सी के पूरब में है, तो घर सी यहाँ पे है और इसका पूरब कौन सा है, इसका पूरब, सी का पूरब कौन सा होगा, सी का जो पूरब होगा, दिशा से देखो इधर पूरब होगा, तो पूरब में कौन है, डी है। तो यही बात कह रहा है। आगे देखो, जबकि घर सी घर बी के उत्तर में है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि जो घर सी है वो घर बी के उत्तर में है, मतलब बी यहाँ पे आपका है। अब बी का उत्तर कौन सा होगा, यही सी वाला होगा, घर बी के उत्तर में होगा। अब कह रहा है बी के संदर्भ में, बी के संदर्भ में यहाँ पे आपका जो बी है, इस बी के संदर्भ में इसकी दिशा बतानी है। तो बताओ, ये अगर बी पे डायरेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन बनाने पे ये आपका उत्तर होगा, ये आपका क्या होगा, पूरब होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो देखो इसी के सेंटर से बीच से जा रहा है, तो मतलब बीच में आ रहा है, मतलब उत्तर और पूरब के बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, जो कि आपका घर ई का संदर्भ हो, बी के संदर्भ में ई की दिशा होगी, तो घर डी का आपका जो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको समझना है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन वो है कि जो इसमें आपको बताना है कि रॉन्ग टर्म कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले रॉन्ग टर्म बताने के लिए आपको पता क्या करना होता है, आपको जानना ये जरूरी होता है कि आखिर गलती कहाँ पे है। देखो जैसे कि ये 39 है, थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है, क्रिटिकल ये होता है कि हमें पता करना पड़ता है 82, 109, मान लेते हैं 144, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम वेयर गैप इज हाइयर, हम लोग क्या करते हैं सीरीज में देखते गैप जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। जैसे कि 109 अगर 144 से घटाएंगे तो आएगा 35, 14 में से 9 गई 5, 13 में से 10 गए 3, 82 से अगर 109 घटाएंगे तो आएगा आपको कितना, 27 आ जाएगा। और 60 से 22 घटाएंगे कितना जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। और 46 से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, 14 आ जाएगा। और यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, 7 आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न कुछ फॉलो हो रहा है, 7, 14, लेकिन बीच में गड़बड़ हो रहा है 22, 27 और 35 में, क्योंकि 7 दूनी 14, अगर 7 का टेबल ही बढ़ता ये तो 7 14, यहाँ 21 होता, यहाँ कितना होता 28 होता, यहाँ तो 35 आ ही रहा है। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में 35 आ रहा है। और ये जो 27 और 22 आ रहा है, ये 60, 82,
109 के बीच में आ रहा है। तो गलती अगर आपकी होगी तो इन्हीं तीनों शब्दों में होगी, किस में, 60 में होगी या तो गलती, या तो होगी किस में आपका 82 में होगा, तो 109 में होगा। अब देखो यहाँ पर भी इसको घटाने 14 आ रहा है, मतलब ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से मान लेते हैं कि गलत तो है, लेकिन मान लेते हैं ये आपका सही होगा। और यहाँ पर भी आपका जो है 82 109 है, तो बचा 82 और 109। तो अब देखो, तो ये 7 14 का डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन गलती कहाँ से हो रही है, इसी 22 से शुरू हो रही है। और 22 कहाँ पे आ रहा है, 60 और 82 को घटाने पे 21 आना चाहिए। तो देखो 60 और 82 को घटाने पे 22 आ रहा है, तो 60 में अगर हम 21 जोड़ दें, 60 में अगर 21 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। अगर 81 होगा तो यहाँ 82 वाले जो पद है, 82 वाले पद पे क्या आएगा, 82 वाले पद पे क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए। तो हम पहला चेक ये करते हैं, अगर 81 वाले से रखने पे, 82 वाला काट कर 81 रखने पे यहाँ पे ये पैटर्न अगर फॉलो कर जाएगा तो मान लेंगे कि 82 वाला पद गलत था और यही आपका आंसर देखो ऑप्शन में आ जाएगा। लेकिन पहले चेक कर रहे हैं, जैसे ही आपने 60 को 82 को आपने 81 किया, 82 को हटा दिया, तो 60 में से 81 घटाओ, कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। 81 और 21 आ गया, लेकिन 81 109 घटाने पे क्या 28 आ रहा है। अगर 81 109 घटाने का 28 आ जाएगा तो मान लेंगे कि 82 वाला पद ही गलत था और 82 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 109 में से 81 घटाओ, तो 9 में से 1 गई 8, 10 में से 8 गई 2, तो देखो 28 आ रहा है। जबकि हमें 28 की यहाँ ज़रूरत थी, तो 27 अब हट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 यहाँ पे आपका आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो 82 वाला पद था वही आपका गलत था, वो ऑप्शन में भी आपका दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और कैसे करते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा कि कैसे। मान लो ये हमने पैटर्न देख लिया, आपको पैटर्न को पता करना है कि कौन सा पैटर्न है। अगर वो पैटर्न को फॉलो करा ले गए आप तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत आसानी क्वेश्चन है एनालॉजी का। इसमें क्या है, जैसे पत्तियां हैं तो क्लोरोफिल होता है, तो रक्त में आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से संबंधित है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये आपका, इसको बताना है इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पे जब भी आप देखें कि पैटर्न बड़े लंबे उससे बढ़ रहा हो तो समझ लीजिए वहाँ पे या तो गुणा हो तो स्क्वायर या घन कुछ हुआ होगा। जैसे 12 का पैटर्न दे रखा है 146 थे, तो 12 का 146 कैसे होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 144 आएगा, प्लस उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। सेम ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ होगा। अब आपको चेक करना है कि किस वाले में पहली संख्या का स्क्वायर करके 2 जोड़ने पे इतना आ जाएगा। तो पहला संख्या देखो 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा, 256 प्लस 2 कितना हो गया, 258। हाँ भाई ये तो आ रहा है, लेकिन और भी आगे चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है 13 का जोड़ो, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा, लेकिन 169 में 2 घटाने पे आ रहा है 167, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 15 का कितना होगा, 15 का होता है 225, 225 में 3 जोड़ने पे आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि हमको स्क्वायर करने के बाद 2 जोड़ने पे संख्या आनी चाहिए। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 चौको 56, 14 पंचे 196 माइनस के 3, तो ये भी घटाने पे 193 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस अगर यही क्वेश्चन था, तो ये आपका 15 क्वेश्चन था। आपने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।